असद एजाज भट्ट साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये मैंने इनकी जो वज़ीर ख़जाना है उनकी स्पीच अभी देखी और पढ़ी भी, उसका स्क्रिप्ट भी। एक टर्म उन्होंने यूज़ की है, डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग, और उसमें वो कहते हैं कि चीनी के शोबे से इसका हम आगाज़ करेंगे, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक इसकी तोसी दी जाएगी। इसका क्या मतलब होगा डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग, और इससे क्या फ़ायदा होगा, और क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये फिजिबल भी होगी? जी, थैंक यू अजमल जामी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी देखें, बेसिकली तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी, शायद हुकूमत को इस पे मजीद क्लैरिटी प्रोवाइड करने की एग्जैक्टली जरूरत है कि उनकी इससे मुराद क्या है। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है exactly. कि जो अक्रॉस द सप्लाई चेन, हम्म किसी भी प्रोडक्शन की जो पूरी सप्लाई चेन है, हम्म जिसमें प्रोड्यूसर या अगर फार्मर इन्वॉल्व है, जैसे कि आप मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, वहां हम्म से लेके एक इंटरमीडियरी तक और फिर एंड कंज्यूमर तक, उसकी ये जो पूरी सप्लाई चेन है उसको ये डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे। जो कि उसकी एक अफादियत ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई वैट की तरह का वैल्यू एडेड टैक्स टाइप लगाना है जो कि अक्रॉस द सप्लाई चेन लगता है, तो एक तो उसमें उसके अंदर भी उसकी अफादियत है। और गवर्नमेंट ने अगर बेनिफिशरीज को ट्रैक करना है, स्पेशली सब्सिडीज देने के लिए, तो उसके अंदर भी उसकी एक यूटिलिटी हो सकती है इस तरह की ट्रैकिंग की। डिपेंड करता है, पाकिस्तान में आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के इश्यूज हैं हमारा, और हुकूमत जब इस तरह के प्रोग्राम्स करती है तो उनके स्केल अप के भी इश्यूज होते हैं। जैसे कि आपने खुद इशारा किया कि हुकूमत अभी इसको किसी एक सेक्टर से स्टार्ट कर रही है, लेकिन जब इसको स्केल अप करने जाएंगे तो उसमें आप जानते हैं कि गवर्नेंस के भी इश्यूज होंगे, क्योंकि हमारी जो सरकारी इदारे हैं उनमें जो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं या जैसे वो काम करते हैं, उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को हम्म इंटीग्रेट करना मुझे लगता है हम्म हुकूमत का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कि वो जो एक हमारा ट्रेडिशनल फाइलों का सिस्टम है, उसके साथ साथ हम इस पैरेलल सिस्टम को लाएं या इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। आई थिंक दैट विल बी द बिगर चैलेंज। और दूसरा चैलेंज होगा कि इस टेक्नोलॉजी को, जैसे मैंने कहा, कि आप पहले तो बनाएं और उसके बाद एक वाइडर स्केल पे इसको आप स्केल अप भी कर सकें। जी। ठीक। ऐसे ऐसे साहब के दो तीन चीजें हैं। एक तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर खोखर साहब ने नोहा पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है, तो वो तो उस तरह शेप अप नहीं हो पा रहा। व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स टू डू करेक्शन इन एग्रीकल्चर? नंबर टू, ये जो हमने कुछ पेंशन्स के नाम पर या राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग के नाम पर एटलीस्ट एक छोटा स्टेप जरूर लिया कि 10 साल तक पेंशन मिलेगी शरीक हयात को, अगर उसका हस्बैंड या वाइफ इंतकाल कर जाते हैं। ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता पेंशन के बोझ से जान छुड़ा सकें? ये दो चीजें आपके साथ, एक एग्रीकल्चर और एक की पेंशन। असद एजाज भट्ट। जी, थैंक यू। थैंक यू जामी साहब। एक तो देखिए जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जामी साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो असल इशू है वो हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे प्लीज एक बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो बड़े स्ट्रांग हैं। अब जो हमारा प्लीज। इंडस्ट्रियल सेक्टर है हम्म वो ये कहता है कि हमें कंपेटिटिव प्राइसेस के ऊपर एनर्जी दी जाए। हम्म उसके लिए गवर्नमेंट को एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देनी पड़ती है। अगर हम्म गवर्नमेंट वो सब्सिडी देती है हम्म तो इंडस्ट्री ग्रो करती है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ आती है। पर उसी वक्त हम्म क्या होना शुरू होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट, जो कि आपके खर्चे और आपके टैक्सेस में जो फर्क है, जी। वो भी एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और आईएमएफ दोबारा आती है और वो कहती है कि ग्रोथ को सप्रेस हम्म करो और स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आओ, हम्म जिसके अंदर वो कहती है कि स्पेंडिंग को कम करो और टैक्सेस को बढ़ाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस साल हुआ। इसी तरह ही अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करते हैं, जैसे अभी खोकर साहब फरमा रहे थे, तो वहां पे भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चूंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सालों से प्रोडक्टिविटी के इश्यूज की वजह से हर सेक्टर के अंदर चूंकि एक इनहेरेंट प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती, और उसकी मल्टीपल कॉजेज हैं। जैसे कि एक कॉज ये है कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन नहीं हुई एग्रीकल्चर सेक्टर हम्म में भी, इंडस्ट्री सेक्टर में भी। तो उसकी वजह से ये सारे सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, यानी कि ये देखते हैं सरकार की तरफ या सपोर्ट प्राइसेस की शक्ल में। जबकि सपोर्ट प्राइसेस को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 2022-23 में जितनी इन्फ्लेशन यानी महंगाई हुई है, उतनी ही तेजी से, इसके ऊपर बहुत सारे तज्जिए और एनालिसिस किए गए हैं, सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं। बट मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ठीक। उसी के साथ साथ बढ़ी है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जब आप फार्मर से बात करते हैं तो फार्मर बड़ी सपोर्ट प्राइस मांगता है। अगेन वही बात कि गवर्नमेंट जब उस एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड हम्म करती है
तो वहां पे भी इट लेंड्स मोर टू डेफिसिट देन टू ग्रोथ। अब पाकिस्तान इकोनॉमी का एक मसला जामी साहब ये है कि 4% से ऊपर आईएमएफ कहती है कि जब हम ग्रो करते हैं तो दी इकोनॉमी ओवरहीट्स। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब है, और मिफ्ता इस्माइल साहब अगर आपने सुना हो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बाकी इकोनॉमिस्टों से ज्यादा वो इसका तस्करा करते हैं कि इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ नहीं आती जितना के डेफिसिट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जितनी भी हम 4% से ऊपर ग्रोथ करते हैं, इट लेंड्स मोर टू डेफिसिट्स। अब ये एक हमारी इकोनॉमी का बहरहाल बतदरीज एक मसला चला आ रहा है। अब हम हुकूमत ने इस ट्रेड ऑफ को देखते हुए कोई जामे पॉलिसी बनानी है। हम अगर बहुत ज्यादा सब्सिडी देना शुरू होते हैं, इस साल आपने देखा कि सब्सिडीज कम हुई हैं, ना सिर्फ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बल्कि एनर्जी सेक्टर के अंदर हमने कुछ रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से सब्सिडी में कोई सर्टेन अमाउंट, मुझे परसेंटेज चेंजेस पर भूल रहा है, पर सब्सिडीज हमने इस साल काफी सालों बाद सब्सिडी कम की है, जिस वजह से ओवरऑल जो हुजम है बजट का वो नीचे आया है। उसकी एक बड़ी वजह ये है। दूसरा जो हमारे एक मेजर एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने इशारा किया, वो पेंशन्स का है। अब पेंशन्स में मसला ये है कि अगर आज आप पेंशन्स में कटौती करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग अदालतों का रुख करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स या सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि जो जिनकी नौकरी पेंशन प्रोटेक्टेड थी। जब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सरकार ने, तो उसके अंदर चूंकि पेंशन का तस्करा था, तो इसलिए जब तक वो इंसान 60 साल का नहीं होता, और जो लोग नए हायर हो रहे हैं वो भी पेंशन के ऊपर हायर हो रहे हैं। अब एक पेंशन रिफॉर्म तो ये है कि जो आप नए लोग हायर हो रहे हैं उनको बड़ी तनख्वाह दें और पेंशन को खत्म कर दें। बड़ी तनख्वाह जब आप देने की बात करते हैं, तो चूंकि गवर्नमेंट की एक बजटरी लिमिटेशन है, तो बड़ी तनख्वाह पे फिर जामी साहब वही बहस शुरू होगी कि क्या गवर्नमेंट ने राइट साइज किया है कि नहीं। अब राइट साइजिंग का खाली ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमारी ये जी स्पेंडिंग प्रायोरिटी है या ये बजटरी सीलिंग है। जैसे अभी यहां पे तस्करा हो रहा था कि अगर हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं तो राइट साइज करने के बावजूद हमें कोई बजटरी सेविंग्स नहीं होगी। नहीं, खाली ये मकसद नहीं है। मकसद ये भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं हम उनकी एफिशिएंसी और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। राइट साइजिंग की बढ़ाएं। बात करें, जो पहले फैसले किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब भर्तियां होती हैं, फिर असामियों का आप खाली करवा रहे हैं, पहले सोच समझ के हायरिंग या फैसले क्यों नहीं कर लिए जाते कि बाद में फिर आपको डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग करनी पड़ती है इसको बैलेंस करने के लिए? जरूर, राइट साइजिंग की मैं सिर्फ एक इसमें एक नोट अटैच कर दूं कि राइट साइजिंग है क्या। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में राइट साइजिंग ये थी कि 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस भी है अपनी जगह पे, क्योंकि 18वीं तरमीम में बहुत सारे सब्जेक्ट सूबों को ट्रांसफर किए गए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से उनकी मिनिस्ट्रीज को खत्म नहीं किया गया, जहां से ये राइट साइजिंग की बहस लेकिन सूबों के रोने तो अभी तक खत्म नहीं हो सके ना। चलिए 18th अमेंडमेंट में आप हेल्थ की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, एजुकेशन की, यूएनएफसी बोर्ड्स के मसले अभी तक, रोने अभी तक, इसका बजट इतना, उसका इतना, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। राइट साइजिंग ये थी कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो सूबों को ट्रांसफर हुए थे, जब आप उनको फेडरल से खत्म करते तो वो सारी असामियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती, और आपकी फेडरल के ऊपर बजटरी एक जो बहुत बड़ा बोझ है, हर मिनिस्ट्री के नीचे 15-15, 16-16 अटैच बॉडीज हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं फेडरल गवर्नमेंट में। इशरत हुसैन साहब की जितनी रिपोर्टें हैं, एनसीजीआर जिसको कहते हैं, उनमें इनका तस्करा है कि आप इनको खत्म करें। अगर आप इनको खत्म करेंगे तो फिर बजट में आपकी वो स्पेस क्रिएट होगी जिसके थ्रू फिर आप थोड़ी बहुत